बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए वर्क, हेड डालेंगे वर्क। तो पहले मैं समझाने जा रहा हूं कि वर्क क्या होता है, राइट। कैसे हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो पहले जरा समझते हैं कि वर्क के बारे में। तो मैं आपसे ऐसे कहूं कि मान लीजिए यहां पर एक एम मास का ब्लॉक है ऐसे, और इस ब्लॉक पर इस पॉइंट पर हमने एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स ऐसे लगा रखा है एफ। ये बेटा एफ कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। और ये इस पॉइंट पर हमने फोर्स लगा रखा है, इस पॉइंट पर। तो हम आपको बता दें, ये ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर है ऐसे ऐसे, मान लो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। तो हम पहले वर्क की डेफिनेशन आपको समझाना चाहते हैं, फिर देखेंगे आगे। मान लो हम आपसे कहें कि हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पॉइंट पर लगा रखा है, कितना? एफ, ठीक है। और इस फोर्स को, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे लग रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगा उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और जिस लाइन के अलोंग लगेगा, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। इसे क्या बोलेंगे बेटा? एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। तो ये एक्शन लाइन हो गई और ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम किसी बॉडी को इस पॉइंट पर एफ फोर्स लगा करके फोर्स की एक्शन लाइन के अलोंग डिस्प्लेस कर दिए, मान लो डी। तो ये ब्लॉक देखो यहां पहुंच गया बेटा, ऐसे पहुंच गया, और अभी भी फोर्स ऐसे लग रहा है, पूरे रास्ते फोर्स लगता रहा, कितना? एफ। और ये पॉइंट जो था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लो पी। तो ये पॉइंट देखो पी यहां आ गया। अगर हम आपसे कहें इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो शिफ्टिंग है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो शिफ्टिंग है, ये एक्शन लाइन के लॉन्ग, एक्शन लाइन देखो किधर है? राइट साइड। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी राइट साइड खिसक गया, मान लो डी। तो जो वर्क होता है, वर्क की जो डेफिनेशन है, तो आप लिखिए वर्क इक्वल टू, देखिए वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and shifting of point of application along the action line of force, right? तो मैंने बोला कि जो वर्क की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड में उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की शिफ्टिंग, जो कि उसके एक्शन लाइन के लॉन्ग है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड में आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो शिफ्टिंग है एक्शन लाइन के लॉन्ग, उस शिफ्टिंग से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा वर्क। तो देखो इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड है और हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस एक्शन लाइन के लॉन्ग, बताओ यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ कितना? डी। तो फोर्स इनटू शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग एक्शन लाइन, ये आएगा वर्क। तो वर्क बहुत अच्छे समझ लो, ये बेसिक डेफिनेशन है। आगे हम बड़े बड़े सवाल भी इस डेफिनेशन से बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अभी एकदम आसान लग रहा है। वर्क जो है वो क्या है? तो वर्क एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्शन लाइन का प्रोडक्ट है, राइट। तो इस केस में ये वर्क आया। अब मान लो किसी ने कहा सर, अगर मान लो किसी ने कहा सर एक काम करें, इसी ब्लॉक को हम एक फोर्स थीटा एंगल पे लगा कर डिस्प्लेस करें, ऐसे समझना। ये ब्लॉक है, अब की बार हमने ऐसे फोर्स लगाया एफ, ये बताओ हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, और फोर्स ऐसे लग रहा है, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से हमने मान लो थीटा एंगल पे लगाया। तो जरा बताना तो मुझे, अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये बताओ, ये ग्राउंड पे अगर हॉरिजॉन्टल टेबल पे है तो ये जाएगा तो हॉरिजॉन्टल, तो ये ब्लॉक बताओ जाएगा हॉरिजॉन्टल, ऐसे खिसका, ऐसे खिसका, मान लो यहां पहुंचा, और ये फोर्स लगातार ऐसे लगता रहा, ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये एफ फोर्स है, और ये शिफ्टिंग है मान लो डी, ये हॉरिजॉन्टली जो खिसका है वो कितना खिसका है? डी। तो देखिए जरा, अब हमसे कहा जाए इस केस में इस फोर्स ने कितना वर्क किया। तो देखो हम अगर अपनी डेफिनेशन लगाएं तो फोर्स के मैग्नीट्यूड में उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की शिफ्टिंग से
और वो भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की शिफ्टिंग एक्शन लाइन के लॉन्ग मल्टीप्लाई कर दें, हमको क्या मिल जाएगा? वर्क। तो देखो बेटा, इस फोर्स की एक्शन लाइन देखो ये है, ये फोर्स जो है इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, ये था फोर्स का एक्शन लाइन, लेकिन शिफ्टिंग हुआ है हॉरिजॉन्टल। तो हमको बताओ शिफ्टिंग देखना है एक्शन लाइन के लॉन्ग, तो बताओ ये एंगल थीटा, ब्लॉक का यहां से यहां तक जाना हम कहेंगे इस एक्शन लाइन के लॉन्ग इतना जाना, हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो वास्तव में ब्लॉक हॉरिजॉन्टल गया है, लेकिन हमारे जो वर्क का डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि फोर्स के मैग्नीट्यूड में आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की शिफ्टिंग जो कि एक्शन लाइन के लॉन्ग है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताओ ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस एक्शन लाइन के लॉन्ग, वास्तव में P यहां से यहां गया, एक्शन लाइन के लॉन्ग इतना गया, तो बताओ ये 90, तो ये D बताओ हाइपोटेनस, अगर ये एंगल थीटा तो ये बन गया D cos थीटा, ये बन गया D cos थीटा। तो बताओ यहां पे जो वर्क होगा W बराबर फोर्स के मैग्नीट्यूड में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की शिफ्टिंग एक्शन लाइन के लॉन्ग जो कि कितनी है? D cos थीटा। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी बोलते हैं F डॉट डी, F डॉट डी। तो ये आ गया वर्क। तो हमने ये बात भी साबित कर दिया। तो ये बताओ, हमने डेफिनेशन से लिखा, ये बताओ रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया कि फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी होगा। कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो ये हमने वर्क को एकदम बेसिक डेफिनेशन से डिफाइन करा है कि वर्क एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द एक्शन लाइन ऑफ फोर्स, ये हमको दे देगा वर्क। तो बताइए इस केस में ये ब्लॉक भले ही हॉरिजॉन्टल जा रहा है, लेकिन हमारे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक्शन लाइन के लॉन्ग इतना डिस्प्लेस हुआ जो कि D cos थीटा है, तो फोर्स में हमने D cos थीटा से मल्टीप्लाई करा, ये हमको इस केस में वर्क मिलेगा। इसको हम चाहें तो F डॉट डी यानी फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी के मन में ये भी आ सकता है कि सर ये जो फोर्स था हम इसके कंपोनेंट कर लें और हर एक कंपोनेंट का वर्क निकाल लें, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी ने वर्क करा 4 जूल, किसी ने वर्क करा 6 जूल, तो टोटल वर्क हो गया 4 + 6 10 जूल। तो ये भी तरीका है कि हम क्या करें, अगर वो फोर्स है उस फोर्स के हम कंपोनेंट कर लें और हर एक कंपोनेंट से वर्क निकलवा लें और उन सारे वर्क को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमको मिल जाएगा टोटल वर्क डन, राइट? तो देखिए सवाल में हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान देना जरा, ऐसे एक फोर्स लग रहा था ऐसे इस पॉइंट पर, और ये फोर्स था F, और ये फोर्स देखिए हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे था बेटा? थीटा एंगल, ठीक है? और इस फोर्स को लगा करके हमने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, और ये ब्लॉक देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हुआ था यहां तक, फोर्स अभी भी देखो ऐसे ही लगता रहा थीटा एंगल पे, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, और ये शिफ्टिंग हमको D बोली गई थी, ये वाली, ठीक? तो बताइए जरा, इस सवाल में हम चाहें तो इस फोर्स के कंपोनेंट कर लें, ध्यान देना जरा, अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट करें, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लॉक था, इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, इधर आएगा, देखो ऐसे आएगा F cos थीटा, इधर आएगा F sin थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी तो थीटा होगा, इन्हें हम डॉट 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 करके दिखा दे रहे हैं ऐसे समझाने के लिए, ठीक है? तो देखो एक कंपोनेंट ये आ गया, देखो ये कंपोनेंट भी उसी पॉइंट पे लगेंगे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उसी पॉइंट पे लगेगा। तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन P पर ये वाला फोर्स हो गया F cos थीटा, और बताओ जो F sin थीटा नीचे की तरफ है उसको हम ऐसे दिखाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे, ये हो गया F sin थीटा, समझना बहुत अच्छे से। तो हमने उस फोर्स को हटा करके उसके दो कंपोनेंट ले लिए, और ये दोनों कंपोनेंट लगते रहे, और ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में D डिस्प्लेस हो गया ऐसे, ये लगता रहा ऐसे F cos थीटा, और ऐसे लगता रहा F sin थीटा,
और ये कह रहा मैं हॉरिजॉन्टली, ये P पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कह रहा है, मैं D खिसक गया हूं। ठीक है, तो देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई फोर्स 2D या 3D में है तो हम उसके हर एक कंपोनेंट का वर्क निकलवा लें और उन सारे वर्क को ऐड कर दें, तब भी हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें W ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स Fx, ये ना कह देना कि वर्क का x कंपोनेंट, नहीं, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन बाई x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। मैं यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं, वर्क डन बाय x component of force, वर्क डन बाई x component of force, फोर्स के x कंपोनेंट का वर्क। तो बताओ x कंपोनेंट F cos थीटा किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हॉरिजॉन्टल में गया कितना, D। तो बताओ F cos थीटा राइट लग रहा है, शिफ्टिंग भी किधर हुई, राइट, तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव। तो F cos थीटा इंटू D, ये हो गया वर्क डन बाई x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। W F बाई, देखो चलो मैं लिख रहा हूं वर्क बाय y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्क बाय y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स के y कंपोनेंट का वर्क। तो ध्यान दो जरा, y कंपोनेंट है F sin थीटा, ऐसे लग रहा है, बताओ जरा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो देखो पूरे रास्ते ये फोर्स ऐसे लगता रहा, शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल में है, 90 डिग्री। तो बताओ ये कह रहा हम लगते रहे वर्टिकली डाउन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चला गया हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पर। तो ये वाला कंपोनेंट कह रहा मैं तो नॉन वर्किंग फोर्स हूं, मैंने कोई वर्क नहीं करा, क्योंकि F sin थीटा लग रहा है y डायरेक्शन में वर्टिकली डाउन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पर। तो F sin थीटा इज नॉन वर्किंग फोर्स, इसका वर्क क्या होगा, 0। क्लियर, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है Fy और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताइए परपेंडिकुलर है, तो ये नॉन वर्किंग कंपोनेंट है। तो बताओ अगर हम टोटल कहें, टोटल वर्क डन बाई F, तो आप कहोगे W ऑफ Fx प्लस W ऑफ Fy। तो हमने देखा ये तो वैसे ही 0 है, तो आंसर आ गया देखो क्या, F cos थीटा इंटू D, और चाहे तो आप लिख दें F D cos थीटा, और चाहे इसी को लिख दें F डॉट D, राइट। तो वही आ गया निकल के। तो हमें एक बात और सीखने को मिल गई कि अगर कोई भी फोर्स 2D 3D में है तो हम उसके हर एक कंपोनेंट से अलग अलग वर्क कैलकुलेट करवाएं और उन सारे वर्क को ऐड कर दें, हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। आप इसे नोट करिए पहले, राइट। हो गया। अब देखो बेटा, अगर आप इतनी बात मेरी समझ गए हैं तो हम आपसे और भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमने वर्क को डेफिनेशन से निकालना सीखा, एक हमने कहा कि अगर फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हम डॉट प्रोडक्ट करके कर लेंगे। तीसरी बात हमने कही कि मान लो फोर्स 2D या 3D में है तो हम उसके कंपोनेंट करके हर एक कंपोनेंट का वर्क निकाल के टोटल वर्क ऐड कर दें, हमें वर्क मिल जाएगा नेट। चलिए खैर, तो अगर आप वर्क कैलकुलेट करना सीख गए हैं तो हम आपसे थोड़ी बातचीत और करेंगे। पहले मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ध्यान देना, और यहां पर एक m मास का ब्लॉक है, इसको हमने v वेलोसिटी से फेंका है, यहाँ पे रफनेस है म्यू, म्यू मान लो रफनेस है, ठीक है, या चलो म्यू के बोलते हैं एंड म्यू एस, म्यू के एंड म्यू एस, ठीक है। तो जवाब देना आप हमको, अगर ये ब्लॉक या रफ सरफेस है, जैसे ही हम इसे वेलोसिटी देके फेंकेंगे तो इस पर तुरंत पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, बताइए। जब तुम वेलोसिटी देके फेंकोगे तो ये रगड़ते हुए आगे जाएगा, और रगड़ते हुए जाने का मतलब है एक्चुअल स्लाइडिंग, और एक्चुअल स्लाइडिंग हो रही बेटा तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक, इधर लग रहा होगा एफ के, तो यहां हमें जरूरत म्यू के की है, ठीक है, म्यू के। अब बताओ इधर क्या लग रहा होगा, एम जी,
ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, नॉर्मल। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है? आप कह रहे नहीं। तो ये बताओ कब तक आगे जाएगा? जब तक कि इसकी स्पीड जीरो ना हो जाए। यहां कहीं जा करके इसने अपनी स्पीड क्या कर ली? जीरो। और ऐसा करने में ये यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल में मान लो एल खिसक गया। कितना? एल। एल डिस्प्लेस हुआ है हॉरिजॉन्टली। मैं आपसे कहूं इस सवाल में निकालिए डब्ल्यू नेट। पहले तो मतलब समझो, डब्ल्यू नेट का मतलब है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। हमें ऑल फोर्सेस का वर्क निकालना है। तो इस बॉडी से हमने पूछा आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हम उन सारे फोर्सेस का वर्क मिला करके नेट वर्क निकालना चाहते हैं। तो बताओ ये बॉडी क्या कह रहा है? मेरे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, मेरे ऊपर mg लग रहा है, मेरे ऊपर fk लग रहा है। यही तो फोर्स है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा W नॉर्मल बताओ। चलो W नॉर्मल। नॉर्मल किधर लग रहा है? ऐसे। शिफ्टिंग किधर हुई? हॉरिजॉन्टल। तो बताओ फोर्स है y के लॉन्ग, शिफ्टिंग है x के लॉन्ग। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल पे? 90। तो नॉर्मल का वर्क जीरो। इस केस में नॉर्मल ने कोई वर्क नहीं किया। हम आपसे कहें डब्ल्यू एम जी बताओ। एम जी का वर्क बताओ। चलो बताओ बेटा एम जी किधर लग रहा है? नीचे ऐसे। ऐसे लग रहा है एम जी। बताओ शिफ्टिंग किधर हो रही है? हॉरिजॉन्टल। तो एम जी लगता रहा पूरे रास्ते नीचे और शिफ्टिंग हो गई है हॉरिजॉन्टल। बताओ कितने एंगल पे? 90 डिग्री। बताओ ये फोर्स है वाई डायरेक्शन में वर्टिकली डाउन, शिफ्टिंग है हॉरिजॉन्टली राइट। तो बताओ फोर्स है एम जी और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। तो वर्क डन कितना? जीरो। इस केस में हमने देखा है mg का वर्क जीरो आ रहा है। अगर मैं कहूं डब्ल्यू एफ के बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क बताओ बेटा। एफ के किधर लग रहा है? एफ के लगता रहा लेफ्ट, शिफ्टिंग किधर हो गई? राइट। तो बताओ ये जो एफ के है और जो शिफ्टिंग है, बताओ वो कितने एंगल में है? आपने कहा सर 180। फोर्स लगता रहा लेफ्ट और शिफ्टिंग हो रही है राइट। तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 में है। तो अभी अभी हमने सीखा है कि वर्क डन होता था एफ डी कॉस थीटा। तो एफ एफ के और डी हो गया एल और कॉस हो गया 180, क्योंकि एंटी पैरेलल है 180 डिग्री पे है। तो बताओ कॉस 180 कैसा? -1। राइट। तो देखो मुझे ऐसे लिखना चाहिए एफ के शिफ्टिंग एल कॉस 180 डिग्री, ऐसे लिखना चाहिए। अब कॉस 180 कितना होता है? -1। तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं माइनस एफ के इंटू एल। तो आगे चल के मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे? मैं कहूंगा देखो फोर्स लग रहा है लेफ्ट, शिफ्टिंग हो रही राइट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट है तो वर्क डन कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो बात सही भी है। मैं किसी बॉडी को राइट पुश कर रहा हूं और वो बॉडी राइट चली जाए तो मैं कहूंगा मैंने पॉजिटिव वर्क किया। मैं फोर्स लगा रहा हूं राइट, वो आ रही है लेफ्ट, तो मैं कहूंगा यार मेरा वर्क तो निगेटिव है। और मैं बताओ फोर्स लगा रहा हूं राइट और बॉडी ना राइट जा रही ना लेफ्ट जा रही है, 90 डिग्री पे जा रही है, तो मैं कहूंगा मैं नॉन वर्किंग फोर्स लगा रहा हूं, जीरो वर्क हो रहा है। तो बताओ जरा आप यहां पर एफ के की वैल्यू क्या होगी? माइनस। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि कॉस 180 माइनस। और आगे चल के अब हम लोग बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन। बताओ लेफ्ट लग रहा है, शिफ्टिंग किधर हो रही थी? राइट। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो उसका वर्क होगा नेगेटिव। और मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा माइनस फोर्स इंटू शिफ्टिंग। तो माइनस एफ के की जगह होगा म्यू के इंटू नॉर्मल और ये शिफ्टिंग हो गई बेटा एल। तो बताओ डब्ल्यू एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क आ गया माइनस म्यू के। बताओ नॉर्मल, इस केस में नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है? एम जी। म्यू के एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, ये आ गया एफ के का वर्क। एक बात और समझ में आती, मैंने कहा था काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन is नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, राइट। तो बताओ डब्ल्यू एफ के इज ऑलवेज नेगेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये ध्यान देना अच्छे से। और बात समझ में भी आती कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा जिधर स्लाइडिंग हो रही होगी उसके अपोजिट लगेगा, यानी जिधर शिफ्टिंग हो रही होगी उसके अपोजिट लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव, राइट। ये बात नोट कर लीजिए। और इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क आ रहा है माइनस का म्यू के
एम जी इंटू एल। तो हम यहाँ पे आगे चल के इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू एफ के बराबर माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू एल। एल देखो जरा, यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहां ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लिख दे रहा हूं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, ये हो गया एफ के का वर्क। तो आगे चल के हम नॉर्मली बैलेंस्ड मोशन के केस में, जहां नॉर्मली बैलेंस्ड मोशन होगा, हम वहां एफ के का वर्क डायरेक्ट लिख दिया करेंगे माइनस म्यू के एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। और एफ के का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात समझ में आती है, क्योंकि जिधर शिफ्टिंग होगी काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। राइट, रब कर दिया जाए, चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं कांस्टेंट फोर्सेस का वर्क निकालना सीख रहा हूं। मान लो हम आपसे कहते हैं हमारे पास ये एक इंक्लाइंड है, ये एंगल है बेटा थीटा, अच्छे समझना, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है एल, और ये हमारा वर्टिकल शिफ्टिंग है एच, ये एच है और ये एल है, ठीक है। कोई भी एम मास का ब्लॉक यहां से, ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट मान लो, ठीक है, यहां से स्लाइड होते हुए, यहां रफनेस है म्यू, इस ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में रफनेस म्यू है, ऐसे स्लाइड होते हुए बॉटम तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। अच्छा तुम कहो यहां तक आएगा तो अच्छी खासी स्पीड आ गई होगी, तो वो स्पीड वगैरह भी हम निकालेंगे, लेकिन बाद में, अभी हमें केवल वर्क पे फोकस करना है। मैं तुमसे कहूं ये बॉडी डाउन द इंक्लाइन रगड़ते हुए स्लाइड करते हुए आया, बताओ रगड़ते हुए आएगा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, आप कहेंगे सर काइनेटिक लगेगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, मैं तुमसे कहूं इस केस में आप जरा हमको डब्ल्यू नेट बताइए, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो पहले तो ये देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और हम फिर हर एक फोर्स का वर्क निकालें और सबको क्या करते हैं ऐड, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, किसी ने 4 जूल वर्क किया, किसी ने 5 जूल वर्क किया, किसी ने 6 जूल वर्क किया, तो टोटल वर्क हो जाएगा 4 + 5 9 + 6 15 जूल। बहुत आसान है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बताइए भाई, स्केलर एडिशन तो समझते हैं, जैसे रुपयों का एडिशन करते हैं, 10 रुपए + 5 रुपए 15 रुपए, तो ये स्केलर एडिशन, न्यूमेरिकल वैल्यूज का एडिशन, ये स्केलर एडिशन है। तो बताइए जरा, अगर हम तुमसे कहें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कौन कौन सी फोर्स, देखना ध्यान से, यहाँ पे रफनेस क्या है म्यू, तो देखना ध्यान से, जब ये स्लाइड करके आएगा, यहाँ रफनेस म्यू है, तो बताओ इधर एफ के लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इधर लग रहा होगा एम जी ऐसे नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल। बोलो भाई, अच्छे समझ लीजिएगा, जब ये यहां पहुंचा होगा तब भी बताओ एफ के इधर लग रहा होगा, अब द इंक्लाइन एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे लग रहा हो। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या, आप कह रहे हैं और कोई फोर्स नहीं है। अच्छा जब ये यहां पहुंचा होगा तो अच्छी खासी स्पीड आ गई होगी, अभी हमको वो स्पीड निकालनी नहीं है, ठीक है, हमें तो अभी फोकस करना है कि इस पे लगने वाले जो भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करना, राइट। तो चलिए सबसे पहले डब्ल्यू एम जी निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू नॉर्मल निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू एफ के निकालना पड़ेगा। तो हम बेटा देखो यहां पर एक एक करके वर्क कैलकुलेशन करेंगे, एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ डब्ल्यू एम जी क्या होगा, डब्ल्यू एम जी बताओ, एम जी किधर लग रहा है,
एम जी देखो ऐसे लगता रहा नीचे, देखना जब ये ब्लॉक यहां होगा तब भी बताओ एम जी ऐसे ही लग रहा होगा नीचे की तरफ, एफ के ऐसे लग रहा होगा अप द इंक्लाइन, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। मैं कहूं एमजी का वर्क बताओ, तो देखो एमजी कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क हम सीख गए, देखना डेफिनेशन, एमजी देखो ऐसे लग रहा था किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और बॉडी बताओ इंक्लाइंड के अलोंग भले ही आई यहां पहुंची, देखो एमजी ऐसे लगता रहा। तो मैं कहूंगा कि एमजी ने अपनी एक्शन लाइन के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, मतलब जिस डायरेक्शन में एमजी लग रहा है उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग देखेंगे तो देखो ध्यान से, एमजी ने इतना शिफ्टिंग कराया, और ये शिफ्टिंग बेटा कितनी दी गई है, एच। बहुत बढ़िया समझ लीजिए, mg जो है वाई डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, तो ये वाई डायरेक्शन में लगातार ऐसे लगता रहा, ऐसे लग रहा है। तो बताओ mg का अगर वर्क निकालना है तो mg अगर y के लॉन्ग है तो शिफ्टिंग भी किसके लॉन्ग देखेंगे, y के लॉन्ग। यही तो डेफिनेशन थी वर्क की, कि फोर्स में मल्टीप्लाई कर दो उस शिफ्टिंग का जो उसके एक्शन लाइन के लॉन्ग है, जो उस फोर्स की डायरेक्शन के लॉन्ग है, तो बताइए हमें वर्क मिल जाएगा। तो बताओ mg किधर लग रहा है, नीचे वर्टिकली डाउन, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से यहां पहुंचा, कितना नीचे खिसका, h। तो बताओ mg नीचे, शिफ्टिंग भी नीचे, तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव, तो प्लस का mgh, ये हो गया इसका वर्क, mg का वर्क आ गया। mg कह रहा मैंने पॉजिटिव वर्क किया, मैं वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था और मैं अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को वर्टिकली डाउन खींच के ले गया, कितना नीचे खींच ले गया, h। आई थिंक क्लियर। अब सुनो नॉर्मल का वर्क, हमने नॉर्मल से पूछा कि आप बताइए आपका क्या हाल है, आपने कितना वर्क किया, नॉर्मल कह रहा सर मत पूछिए, मैं लगता रहा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे, नॉर्मल कह रहा मैं लगता रहा ऐसे, शिफ्टिंग हो गई देखो इंक्लाइन के लॉन्ग, तो बताओ ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, बताओ फोर्स लग रहा है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और शिफ्टिंग है इंक्लाइन के लॉन्ग, तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, तो ये बताओ नॉर्मल कह रहा मैं तो नॉन वर्किंग फोर्स हूं, मैंने कोई वर्क नहीं किया सर। यहां नॉर्मल का वर्क क्या आ रहा है, 0। आई थिंक क्लियर। अब आओ जरा, अब बात करते हैं किससे, एफ के से। हमने एफ के से पूछा, देखना एफ के क्या कह रहा है। अच्छा हम शिफ्टिंग को, इसको जरा हम थोड़ी देर के लिए एस मान लें, हालांकि एस हमें पता नहीं, हमें एल पता है और एच पता है, तो हम आंसर भी एल और एच के टर्म्स में देंगे। हमें एस हमने एज्यूम कर लिया है, इसको सपोज कर लिया लेट। तो बताओ ये एफ के किधर लग रहा है, एफ के लग रहा है अप द इंक्लाइन, बॉडी चलेगी डाउन द इंक्लाइन, कितनी, एस। बताओ एफ के का वर्क प्लस की माइनस, तो आपने कहा माइनस, और आपको तो कह देना चाहिए सर एफ के का वर्क हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और काइनेटिक फ्रिक्शन जिधर लगेगा बताओ शिफ्टिंग उसके अपोजिट होगी, राइट। तो बताओ एफ के का वर्क माइनस का होगा, एफ के इनटू शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कितनी है, एस। बताओ यहां से यहां तक की शिफ्टिंग कितनी है, एस, लेकिन हमें आंसर एच और एल के टर्म्स में देना, तो ध्यान देना माइनस एफ के की वैल्यू म्यू के इनटू नॉर्मल इनटू एस, तो देखना डब्ल्यू एफ के आ रहा है निकल के बेटा, माइनस म्यू के नॉर्मल की वैल्यू बताओ इंक्लाइन के केस में इस mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा और mg cos थीटा बराबर नॉर्मल होगा, तो इस केस में बताओ नॉर्मल की जगह पे हमने लिखा mg cos थीटा इनटू एस, तो बढ़िया से देखो ये क्या लिखा है, माइनस म्यू के mg इनटू एस cos थीटा। अब देखो ये एस cos थीटा, तो इस ट्रायंगल में ये एस है हाइपोटेनस और इस एस का cos थीटा है एल, तो बताओ ये डब्ल्यू एफ के निकल के आ गया माइनस म्यू के एम जी और एस cos थीटा की जगह हो गया एल, तो लोग कहते हैं सर ये तो वही लिखा है माइनस म्यू के एम जी इनटू, तो ये देखो जरा ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा, हॉरिजॉन्टली कितना खिसका, एल, तो इनटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, इनटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। तो हमको बेटा एक बात और समझ में आ गई, चाहे ब्लॉक वास्तव में हॉरिजॉन्टल में जा रहा हो और चाहे ब्लॉक इंक्लाइंड पे आ रहा हो, अगर नॉर्मली बैलेंस्ड मोशन है तो एफ के का वर्क होगा माइनस म्यू के एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। ये हम लोग
हॉरिजॉन्टल मोशन में या इंक्लाइंड वाले मोशन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, आगे हम लोग उसको डायरेक्ट लिखा करेंगे। तो एफ के का वर्क हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। नोट करिए, ये बात देखो हमने करा कैसे था, ये आया रिजल्ट, ये एफ के लग रहा था ऊपर, शिफ्टिंग हो रही थी डाउन द इंक्लाइन, तो माइनस एफ के इंटू एस, लेकिन एफ के था माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल था एम जी कॉस थीटा इंटू एस, तो एस कॉस थीटा मिलकर के फिर बन गया एल, राइट। तो इस केस में बताओ डब्ल्यू नेट की अगर बात करें तो देखो एम जी का वर्क है प्लस एम जी एच, ठीक है, और नॉर्मल का वर्क था जीरो, एफ के का वर्क है माइनस म्यू एम जी इंटू एल, ये हमारा टोटल वर्क डन है। आई थिंक क्लियर। एक एक बात बढ़िया समझते चलिएगा, चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी, और ये कॉन्सेप्ट आपको अगर आ गया तो फिर कोई दम नहीं है टॉपिक में, राइट। अब देखो बेटा आगे बात करें, देखिए भाई देखिएगा भाई, मान लो हम तुमसे ऐसे कहते हैं, ये एक इंक्लाइंड है, रफ इंक्लाइंड है, या रफनेस है मान लो म्यू, यहां से किसी ब्लॉक को हमने v वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, तो ये देखो इस इंक्लाइन पर ऊपर चढ़ रहा है, और यहां तक जाकर के इसने अपनी वेलोसिटी मान लो जीरो कर ली, ये हाइट है h, ठीक है, और ये लेंथ है मान लो l। हम आपसे कहना चाहते हैं इस बॉडी पर जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका सबका वर्क कैलकुलेट करके दिखाइए। तो देखो इधर क्या लग रहा होगा mg, इधर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, ये जा किधर रहा है अप द इंक्लाइन, तो एफ के लग रहा होगा इधर डाउन द इंक्लाइन, एफ के। अब देखो मैं वर्क डायरेक्ट लिखूंगा, बहुत जल्दी से लिखूंगा, इतना मैं समझ गया हूं। तो डब्ल्यू एम जी कहा जाए लिखने के लिए, बताओ बेटा एम जी कहां लग रहा है, एम जी लग रहा है नीचे, और ये बॉडी पहुंच गई यहां, तो देखो जरा अब एम जी ऐसे लग रहा है। हम एम जी से पूछे तो पता ही एम जी क्या कह रहा है, कह रहा मैं लगता रहा नीचे और इसकी शिफ्टिंग हो गई है ऊपर, कितना एच, तो एम जी वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम शिफ्टिंग भी वाई डायरेक्शन में ही देखेंगे। तो एम जी कह रहा मैं वाई डायरेक्शन में नीचे लगता रहा और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाई डायरेक्शन में ऊपर चला गया एच, बताओ एम जी का वर्क प्लस की माइनस, तो आप कहेंगे सर माइनस, तो ये लिखा जाएगा माइनस का एम जी एच, एम जी का वर्क। नॉर्मल से मैंने कहा आप बताओ, नॉर्मल कह रहा है सर मैं लग रहा हूं देखो इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ये बॉडी जा रहा है हमेशा इंक्लाइन के लॉन्ग, कह रहा है मैं ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, और ये बॉडी इंक्लाइन के लॉन्ग गई है, तो मेरा वर्क है देखो जीरो। क्यों? क्योंकि बताओ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन के लॉन्ग और फोर्स है उससे 90 डिग्री पर। तो नॉर्मल कह रहा है मैं तो नॉन वर्किंग फोर्स हूं सर, मैं हमेशा इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लगता रहा और बॉडी इंक्लाइन के लॉन्ग ऊपर चढ़ती रही, मेरा फोर्स और मेरा डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है सर। अब आओ जरा डब्ल्यू एफ के पूछे, एफ के किधर लग रहा है, एफ के लग रहा है डाउन द इंक्लाइन, बॉडी चली गई अप द इंक्लाइन, मतलब एफ के ने वर्क प्लस की माइनस, तो आपने कहा सर माइनस, और ये भी कहा कि सर बार बार मत कहिए, मैं समझ गया हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ बेटा अगर ये दूरी एस है, ये दूरी अगर एस है, तो माइनस एफ के इंटू एस, तो माइनस म्यू के इंटू
नॉर्मल इनटू एस, तो बताओ डब्ल्यू एफ के माइनस म्यू के, और नॉर्मल की वैल्यू बताओ इस केस में एम जी कॉस थीटा इंटू एस, तो एस कॉस थीटा को बोलोगे एल, तो आपने कहा सर डब्ल्यू एफ के बराबर माइनस म्यू काइनेटिक एम जी इंटू एल, तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस म्यू के एम जी इंटू एल का मतलब है वो गया भले ही इंक्लाइंड अलोंग, हमारे केस में शिफ्टिंग आ रही है, एल मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। तो अच्छे स्टूडेंट इस बात को दिमाग में रखते हैं कि अगर मैं नॉर्मली बैलेंस्ड मोशन में नॉर्मल रिएक्शन का काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्ग निकालना चाहता हूं, तो वो वर्ग निकल के आता है माइनस म्यू के एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। बॉडी भले ही इंक्लाइन पर जा रही है, लेकिन जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्ग निकाल रहे हैं तो माइनस म्यू के एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग आ रहा है, राइट, नोट कर लीजिए। वैसे हमने देखो शिफ्टिंग यही वाली इस्तेमाल करी, लेकिन बताओ ये एस था और नॉर्मल में था एम जी कॉस थीटा, तो वो एस कॉस थीटा मिलके क्या बन गया, एल, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। तो मैं ये मानने जा रहा हूं कि आप वर्क कैलकुलेट करना सीख गए, और अभी तक के केसेस में हमने कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाला है बेटा, mg कांस्टेंट था, नॉर्मल कांस्टेंट था, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट था, हमने कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना सीखा है, ठीक है। ओके, अब देखिए सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 10i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 10i प्लस 2j प्लस 3k कैप, न्यूटन, ये फोर्स न्यूटन में है, न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम पोजीशन r1 वेक्टर, फ्रॉम पोजीशन r1 वेक्टर, r1 है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फ्रॉम पोजीशन r1 वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k टू r2 वेक्टर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये बेटा मीटर है, ये भी मीटर था, ठीक है, फ्रॉम r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, हमसे कहा गया है हमने किसी बॉडी पर ये फोर्स लगा करके उस बॉडी को r1 से r2 तक डिस्प्लेस करा है, हमें निकालना है वर्क डन। तो जरा पहले बहुत अच्छे समझो, जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं उनका वर्क हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फोर्स एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी उनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, राइट। तो बहुत बढ़िया समझ लीजिए कि जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं उनका जो वर्क होता है वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो जरा जवाब दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट होता था आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये बन गया देखो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे, करो जल्दी से, 4i में से 2i गया 2i, 2j कैप में से j कैप गया प्लस j कैप, 3k कैप में से k कैप गया प्लस 2k कैप मीटर, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब आओ जरा W बराबर, ये हो जाएगा F
डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर एफ डॉट डी। तो ये देखिए जरा 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट, और डी वेक्टर देखिए क्या है 2 आई प्लस जे प्लस 2 के। देख लो भाई, तो बताओ डॉट प्रोडक्ट करना तो आता है ना आपको, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो 2 10 20, 2 1 2, 3 2 6, तो ये बताओ कितना हो गया बेटा 28 जूल। ये हमारा आंसर आ गया वर्क, इस फोर्स का वर्क आ गया 28 जूल। नोट करिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन। हमसे कहा जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, बहुत ही बढ़िया समझिएगा, यहां पर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg, नीचे जो रफनेस है वो है 0.5, और हमने जो एक फोर्स लगाया वो ऐसे लगाया। ये F कितना है मुझे अभी नहीं पता है, और ये एंगल है 37 डिग्री। कितने एंगल पे लगाया? 37 डिग्री पे लगाया है। और इस फोर्स को लगा करके हम इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल में 4 मीटर डिस्प्लेस कर ले गए। कितना? 4 मीटर। तो समझिए ये फोर्स अभी भी ऐसे लग रहा है, 37 डिग्री पे ही लग रहा है पूरे रास्ते में, और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना खिसक गया है? 4 मीटर। हम इसे 4 मीटर खिसका ले गए। ठीक है, तो सवाल लिखें, नीचे रफनेस है 0.5, लिखें ए ब्लॉक मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ए ब्लॉक मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब? एक्सेलरेशन जीरो। ए ब्लॉक मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख लो a इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0। फाइंड वर्क डन बाई applied force, find work done by applied force during a displacement of 4 मीटर, during a displacement of 4 मीटर। हमसे कह रहे हैं इस फोर्स ने कितना वर्क करा होगा इस बॉडी को शिफ्ट करने में, कितना? 4 मीटर। पहले तो सवाल एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, अब चलो करते हैं। सबसे पहले एक बताओ, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम यहाँ कुछ बातें आपको समझा दें। कभी भी कहा जाए वेलोसिटी कांस्टेंट तो समझ जाओ एक्सेलरेशन जीरो, समझ जाओ मोशन स्लोली। कभी भी सवाल में लिखा जाए स्लोली शिफ्टिंग तो आप तुरंत समझ जाइए स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। स्लोली का मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। स्लोली मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी बदलने ना पाए, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना होने पाए। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? स्लोली शिफ्टिंग, राइट। तो ये स्लोली मोशन का केस है। चलिए हमको बताओ इस एफ का वर्क निकालना है। आप कह रहे हैं सर एफ ही नहीं पता है, एफ तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसका वर्क कैसे बताएं? तो पहले एक काम करो, एफ निकालो, और अगर एफ निकल आएगा तो हम उसका वर्क भी निकाल लेंगे। क्यों भाई? अब एफ कैसे निकाला जाए? तो चलो इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि ये फोर्स हम ऐसे लगाए और इसको हम यहां से यहां खींच के ले गए। तो बताओ, आपको इतना तो पता ही है, cos 37 कितना होता है बेटा? 4/5। sin 37 कितना होता है? आप कह रहे हैं 3/5।
ठीक है, चलो इसका बनाते हैं जरा फ्री बॉडी डायग्राम। यहीं पे बना दें, यहां बना दे रहे हैं। देखो चलो, इस ब्लॉक पर इसका मास था 5 kg और ऐसे एक फोर्स लग रहा था F, ये एंगल था 37। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा Fx वो आएगा F का cos 37। F cos 37 का मतलब 4/5। इधर आएगा F का sin 37 3/5। नीचे आएगा 5g mg, ऊपर आएगा नॉर्मल। और बताओ ये रफ सरफेस है और अगर ये इधर स्लाइड कर रहा है तो यहां आ रहा होगा एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइड करके जा रहा है। लेकिन ख्याल रहिए जा कैसे रहा, स्लोली, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या यही एफ एक्स एफ के बराबर होगा? तभी तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो होगा। तो मैं लिखने चला कि जो एफ एक्स है वो एफ के बराबर, बताओ एफ एक्स की वैल्यू है एफ का 4/5, एफ कॉस 37, ये होगा म्यू इंटू नॉर्मल। देखना ध्यान से, म्यू कितना है 0.5, नॉर्मल बताओ बेटा, नॉर्मल, नॉर्मल प्लस 3f/5 बराबर 5g। यहां लिख दे रहा हूं, देखना, नॉर्मल प्लस 3f/5 ने मिलकर के mg 5g को बैलेंस किया। तो यहां नॉर्मल की वैल्यू होगी 5g माइनस 3f/5। देख लो बेटा अच्छे से, देख लो अच्छे से। तो यहां से सबसे पहले तो f निकालो, f निकालो जरा। यहां देखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी देखिए जरा। तो ये देखो इधर हुआ 4f/5, ये 0.5 को आप चाहें तो अंदर कर दो। तो 5g माने 50, तो ये हुआ 25। और ये हुआ देखो 0.5 को हमने उधर अंदर करा तो ये हुआ हमारा जाकर के 1/2 लिख दो उसको, तो 3f/10। देख लो, इसको इधर लाइए तो 4f/5 प्लस 3f/5, 3f/10, सॉरी बराबर 25। बेटा ये कैलकुलेशन आपको करना है, एलसीएम 10। ये देखो 8f प्लस 3f बराबर 25। तो f की वैल्यू आ गई देखो 250/11 न्यूटन। ये आ गया फोर्स, फोर्स आ गया 250/11 न्यूटन। देख लीजिए, मिला लीजिए। अब हमको निकालना है W ऑफ दिस फोर्स F, इस फोर्स का वर्क। तो ध्यान देना, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा जिसे हम बोलेंगे एफ एक्स, एफ कॉस 37, और एक इधर होगा जिसे बोलेंगे एफ वाई। तो आप कहोगे सर W निकाल दो एफ एक्स का और W निकाल दो एफ वाई का। हालांकि बताओ जो एफ वाई है वो ऐसे लग रहा है, वो शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल में हो रही है। तो ये एफ वाई और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे, इसका वर्क जीरो। एफ एक्स बताओ एफ कॉस 37, ये फोर्स राइट साइड, शिफ्टिंग बताओ यहां से यहां तक राइट साइड शिफ्टिंग 4 मीटर इंटू 4। एफ की वैल्यू अभी भी आई है 250/11 कॉस 37 4/5 इंटू 4। देख लो भाई, तो इसे काटो, ये 50/11 इंटू 16, तो ये आ गया 800/11 जूल। ये आ गया हमारे फोर्स का वर्क। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हो गया बेटा? अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन।
हम आपसे कहें अगला सवाल कुछ ऐसा, ध्यान दीजिए, ये एक सीलिंग है और यहां से एक आइडियल पुली ऐसे फिक्स है। अब ध्यान दो, हमने इस पुली से यहां पर एक रस्सी को, देखो रस्सी का एक किनारा ये है, ऐसे रस्सी को लपेटना शुरू किया तो ये वाला किनारा देखो नीचे दब गया और हम इस रस्सी को ऐसे ऊपर लपेटते चले जा रहे हैं, लपेटते चले जा रहे हैं, ऐसे बांधते चले जा रहे हैं, लपेटते चले जा रहे हैं और दूसरे किनारे पर हमने एक 2 kg का मांस ऐसे लटका कर छोड़ दिया। 2 kg का मांस ऐसे लटका के छोड़ दिया, राइट। इसका एक किनारा देखो बेटा अंदर ही दब गया है और हमने इसके ऊपर ऐसे स्ट्रिंग लपेट के ऐसे 2 kg हैंग करा दिया। सवाल लिखें, इफ द ब्लॉक acquire a speed of 1 meter per second, if the block acquire a speed of 1 meter per second, if the block acquire a speed of 1 meter per second in dropping down 25 centimeter, in dropping down 25 centimeter, find work done by the string, in this process, find work done by the string in this process, find work done by the string in this process, find work done by the string in this process। कह रहा है इस प्रोसेस में स्ट्रिंग ने जो वर्क करा होगा वो कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। वर्क डन बाय स्ट्रिंग इन दिस प्रोसेस, क्लियर। तो स्ट्रिंग का वर्क का मतलब टेंशन का वर्क, स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन वाला फोर्स, तो टेंशन वाले फोर्स का हमको वर्क कैलकुलेट करना है, राइट। सवाल में क्या कर रहे हैं, 25 सेंटीमीटर जाने पर ये बताओ यहां से 0 वेलोसिटी से जा रहा है और जब ये यहां से 25 सेंटीमीटर नीचे पहुंचा, यहां पहुंचा, बताओ 25 सेंटीमीटर का मतलब 25 सेंटीमीटर का मतलब 1/4 मीटर और यहां पहुंचने पर इसके पास जो स्पीड आ गई वो 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो हम ये पता कर लें कि यहां से यहां तक यानी 1/4 मीटर डिस्प्लेस होने में ये कितने एक्सेलरेशन से गया, तो हम पहले निकालें इसका एक्सेलरेशन। तो जवाब दो बेटे, यहां से यहां तक के लिए अगर मैं इक्वेशन लगा दूं v² बराबर u² प्लस 2as, u देखो बेटा 0 है, ये v देखो 1 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, 2a हमको निकालना है और s की वैल्यू है 1/4। तो यहां से काटो, 2a बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करके जा रहा होगा। अब बताओ अगर ऐसा है तो यहां रस्सी में कितना टेंशन होगा। अब ये जाएगा कैसे, देखो जैसे ये नीचे जाएगा तो ये रस्सी से खुलने लगेगी, ऐसे नीचे एक्सेलरेट करके जाएगा। तो अगर हम बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, एफवीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, तो बताओ 2 kg पर कौन कौन सा फोर्स होगा, देखिएगा जरा। ये 2 kg है, इस पर नीचे लग रहा है 2g मतलब mg, ऊपर लग रहा है बेटा टेंशन, ये जा कहां रहा है, नीचे की तरफ, कितने से, a से, और वो a आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ 2g बड़ा कि t बड़ा, तो 2g बड़ा, तो 2g माइनस t बराबर 2a। तो देख लो भाई 2g मतलब 20 माइनस t बराबर 2 इंटू 2, तो t बराबर 20 में से 4 गया 16 न्यूटन, ये हो गया टेंशन, 16 न्यूटन आ गया टेंशन, ध्यान दीजिएगा जरा। और अगर टेंशन आ गया 16 तो हमको निकालना टेंशन का वर्क। तो देखो W स्ट्रिंग, ये पूछा हमसे, और W स्ट्रिंग का मतलब W टेंशन बराबर
बताओ जरा, रस्सी में टेंशन कहाँ लग रहा है? ऊपर। शिफ्टिंग कहाँ हो रही है? नीचे। तो बताओ, फोर्स है ऊपर, शिफ्टिंग नीचे, तो वर्क डन प्लस की माइनस? आपने कहा सर माइनस। क्यों? क्योंकि फोर्स है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल 180 डिग्री पे है, तो वर्क डन होगा नेगेटिव। तो ये आएगा माइनस का फोर्स इंटू शिफ्टिंग, तो माइनस टी की जगह 16 और शिफ्टिंग की जगह देखो कितना है, 1/4 मीटर। तो आंसर आ गया बेटा इस केस में -4 जूल। ये आया डब्ल्यू ऑफ टेंशन, या इसी को हम कहते हैं वर्क डन बाय स्ट्रिंग आ गया इस केस में। नोट कर लो बेटा, नोट कर लीजिए, -4 जूल इज आंसर। नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। रब कर दीजिए बेटा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। हमसे कह रहे हैं ये सीलिंग है और यहां पर एक आइडियल पुली ऐसे फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स्ड होगी और इस पर एक आइडियल स्ट्रिंग है ऐसे। एक तरफ ब्लॉक 3 kg है और एक तरफ ब्लॉक 2 kg है। एक तरफ ब्लॉक है 3 kg, एक तरफ ब्लॉक है 2 kg। सवाल के द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइंड फाइंड वर्क डन बाई force of gravity, work done by force of gravity during first 2 seconds of motion, during first 2 seconds of motion, during first 2 seconds of motion। आपको बताना है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ मोशन। कह रहे पहले 2 सेकंड में mg का यानी ग्रेविटी का जो वर्क है वो हमें बताना है, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, ये पता करते हैं 2 सेकंड के बाद क्या होगा। t बराबर 0 पे देखो ये यहां है, ये t बराबर 0 पर यहां है। बढ़िया समझिएगा। बताओ जरा, ये किधर भागेगा? ये जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। इस पर देखो 3g इधर लगेगा, यहां टेंशन होगा, यहां टेंशन होगा, इधर टेंशन होगा, इधर 2t होगा, यहां पे भी 2t होगा, इधर t होगा। ये तो आपके लिए बहुत आसान सी बातें हैं सब। ये 2g। बताओ जरा, इसके लिए क्वेश्चन लगोगे 3g माइनस टी बराबर 3a। इसके लिए क्या लगोगे? t माइनस 2g। ये बताओ नीचे की तरफ a से एक्सेलरेट करके जाएगा, ये देखो ऊपर की तरफ a से एक्सेलरेट करके जाएगा। तो 3g माइनस टी बराबर 3a और ये देखो t माइनस 2g बराबर 2a। दोनों को ऐड कर दो तो ये बताओ g बराबर 5a, a बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया a एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर? अब बताओ 2 सेकंड में
पहले 2 सेकंड, ये कितना नीचे जाएगा देखो ध्यान से, ये मान लो यहां पहुंच गया, तो t बराबर 2 सेकंड पर ये जितना नीचे जाएगा, मान लो ये नीचे गया y, तो बताओ ये 2 सेकंड में उतना ही ऊपर जाएगा, और ये ऊपर गया मान लो y, ये इसका फोटो है t बराबर 2 का। तो पहले तो ये पता करो कि 2 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेस होगा, तो इक्वेशन लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u देखो बेटा 0 है, ये निकालना है, हाफ ए की जगह 2 और टाइम है 2 सेकंड का स्क्वायर, तो s हो गया देखिए जरा 4 मीटर, ये डिस्प्लेस होगा 4 मीटर। तो बताओ भाई ये y जो आ गया ये 4 मीटर आ गया भाई, ये ऊपर चला गया 4 मीटर, ठीक है। चलो हमें निकालना है mg का वर्क, तो मैं लिखने चला W ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो भाई बताओ इस पर mg कहां लग रहा है, नीचे, शिफ्टिंग इधर नीचे, तो इस पर वर्क होगा प्लस का 3GY। इस पे बताओ mg कहां लग रहा है, नीचे, शिफ्टिंग ऊपर, तो इस पे वर्क होगा माइनस 2GY। तो बताओ W ग्रेविटी, mg का जो वर्क आएगा बताओ जरा, 3GY की वैल्यू है 4 माइनस 2GY की वैल्यू है 4, तो ये बताओ कितना आ रहा है बेटा, 120 में से 80 गया, तो यह आ गया 4G यानी 40 जूल प्लस का, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए 40 जूल वर्क आ गया इस केस में mg का, नोट करिए जल्दी से। नोट करिए, इसके आगे फिर अभी आगे सवाल करेंगे। और हटा दें बेटा, अब देखिए हेड डालेंगे, हेड डालिए, एरिया ऑफ एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकालना है। फोर्स और पोजीशन का हम मान लो एक जनरल ग्राफ पहले बनाएं, इसका एरिया हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, पहले तो हमें रिजल्ट बनाना पड़ेगा कि उसका एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। मान लो हमने ये कोई भी जनरल ग्राफ ले लिया और ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में हमको इतना एरिया पूरा कैलकुलेट करना है, और हमें पता करना है ये एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन करके आएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कैसे करते थे, हमने जब आपको ग्राफ पढ़ाया था तो मैंने कहा था एरिया निकालना है, तो हम यहां से जनरल एक्स पे गए, और जनरल एक्स पे जाकर के हमने कहा इस पोजीशन पर ये फोर्स मान लो एफ है, तो अगले डीएक्स में मैंने इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन पोजीशन में देखा कि ये जो फोर्स है वो ना के बराबर चेंज हुआ, मतलब इस फोर्स को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं फॉर डीएक्स शिफ्टिंग। तो बताओ जरा ये जो स्ट्रिप बन के आई है, क्या हम इसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान लें, तो इसका एरिया होगा डी ए, डिफरेंशियल एरिया, और वो होगा एफ डी एक्स, एफ और ये डी एक्स, और एफ डी एक्स को हम लोग बोलते हैं डी डब्ल्यू,
डी डब्ल्यू। तो बताओ जरा, डी ए ये हो गया डी डब्ल्यू और ये हो गया एफ डी एक्स। तो अगर हमको टोटल एरिया चाहिए इंटीग्रल ऑफ डी ए, तो ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू और ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स और लिमिट लग जाएगा x1 से x2। तो बताओ ये टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ f वर्सेस x, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बन गया डब्ल्यू नेट, टोटल वर्क डन, और ये हमारा बन गया है एरिया ऑफ f वर्सेस x ग्राफ। तो देखो बेटे, हमने रिजल्ट बना लिया कि अगर फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ हमको कहीं दिख रहा है तो उसका जो एरिया होगा टोटल वो नेट वर्क डन होगा, और वो एरिया ऑफ f वर्सेस x ग्राफ का है। नोट करिए। ठीक है, एक सवाल इस पे करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। रब कर दिया जाए। तो ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर हमें फोर्स एफ नेट, मान लो नेट फोर्स है और ये एक्स है पोजीशन, तो नेट फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का जो एरिया होगा वो डब्ल्यू नेट आ जाएगा, नेट वर्क डन बाई, यानी नेट वर्क डन बाई नेट फोर्स ऑल फोर्स, ये हमारा डब्ल्यू नेट, यानी एफ एक्स ग्राफ का एरिया वर्क डन, राइट। अब देखिए जरा, आप समझिएगा जरा। अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सवाल है, यहाँ वाई एक्सिस पर एफ दिखाया गया न्यूटन में और एक्स एक्सिस पे पोजीशन है मीटर में, और ये बेटा न्यूटन में, ठीक। ऐसे देखिए, ऐसे दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा है 5 मीटर, यहाँ लिखा है 10 मीटर, यहाँ लिखा है 15 मीटर, यहाँ लिखा है 25 मीटर, यहाँ लिखा है 4 न्यूटन, यहाँ लिखा है 10 न्यूटन। ठीक है, पहले तो ये ग्राफ बनाइए, ठीक है। अब लिखें फाइंड वर्क डन बाई फोर्स, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स during the displacement from x equal to 0 to x equal to 25 meter, during the displacement from x equal to 0 to x equal to 25 meter, from x equal to 0 to x equal to 25 meter। कह रहा है हमें इस फोर्स का वर्क बताना है ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 25। ओके, तो बताओ एरिया निकालना है, कितना सिंपल है। तो बताओ हमें डब्ल्यू नेट चाहिए और वो बताओ एरिया होगा। अब एरिया देखो जरा, कौन से एरिया लेंगे, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का इतना एरिया, ये देखो ट्रायंगल है, इतना एरिया देखो पहले, ये वाला एरिया, ये ट्रायंगल है तो हाफ, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे यहां लिख दूं हाफ, बेस बोलो 5, हाइट बोलो 4 प्लस। अब आ जाओ इधर, इतना एरिया चाहिए, तो ये देखो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। अब आ जाओ इधर, इधर देखो ये रेक्टेंगल 5 इंटू 4, ये वाला, तो ये देखो प्लस 5 इंटू 4 प्लस। अब देखो ये वाला एरिया भी चाहिए हमको, ये ट्रायंगल है तो ये होगा हाफ, ये बेस देखो 5, हाइट बोलो बेटा ये 6, अरे 4 से लेकर 10 तक की हाइट 6 प्लस, ये देखो अब इतना एरिया, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, इतना एरिया,
ये भी तो बताओ ट्रायंगल है, तो इसका एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस बेटा बताओ कितना है 10, ये 10, और हाइट बताइए, ये हाइट देखिए 10, देख लो अच्छे से। चलो सॉल्व करते हैं, तो W ये 2 10 प्लस ये कितना 20 20 40 प्लस 3 15 प्लस 5 50 50 50 100 115 जूल, ये आ गया वर्क, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा। अब इसके आगे हम लोग वेरिएबल फोर्स का वर्क डन सीखेंगे, और ये बातचीत अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा।